नमस्कार। चलिए आज इस सफर पर चलते हैं, एक ऐसी भाषा की कहानी में जिसकी जड़ें सदियों पुरानी हैं और जिसकी आवाज करोड़ों दिलों में बसती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं राजस्थानी भाषा की। सबसे पहले जरा इस नंबर को देखिए, 6 करोड़। जी हाँ, आज के दिन 6 करोड़ से भी ज्यादा लोग राजस्थानी बोलते हैं। मतलब ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, ये एक बहुत बड़ी संख्या है जो इसकी अहमियत को साफ साफ दिखाती है। और यहीं पर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। अगर 6 करोड़ लोग इसे बोलते हैं, तो फिर ये भारत की आधिकारिक भाषाओं में शामिल क्यों नहीं है? इसे संवैधानिक मान्यता क्यों नहीं मिली? इसी सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हमें इतिहास में थोड़ा सा पीछे चलना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी के पहले अध्याय से। देखते हैं इसकी प्राचीन जड़ें और उत्पत्ति, कि आखिर ये भाषा कहाँ से आई और कैसे पैदा हुई, एकदम शुरू से। तो देखिए, जो भाषा विज्ञानी हैं उनका मानना है कि राजस्थानी भाषा की जड़ें जुड़ी हैं शौरसेनी गुर्जर अपभ्रंश से। अब ये थोड़ा मुश्किल नाम लग सकता है, पर इसे आप राजस्थानी की पूर्वज भाषा या यूं कहें कि दादी नानी वाली भाषा समझ सकते हैं। माना जाता है कि इसी से लगभग 1000 ईस्वी के आसपास राजस्थानी एक नई भाषा के तौर पर उभरकर सामने आई। और पता है सबसे दिलचस्प बात क्या है? इसका सबसे पहला जिक्र हमें कहाँ मिलता है? ये मिलता है विक्रम संवत 835 में। उद्धोतन सूरी ने एक ग्रंथ लिखा था, कुवल्यमाला। उसमें उन्होंने 18 देशी भाषाओं की एक लिस्ट दी थी, और उसी लिस्ट में एक नाम था मरु भाषा। और यही मरु भाषा राजस्थानी का सबसे पुराना, सबसे प्राचीन रूप मानी जाती है। तो इस भाषा का पूरा सफर हम यहां देख सकते हैं। देखिए, विक्रम संवत 735 में इसका जिक्र मरु भाषा के तौर पर हुआ। फिर करीब 1000 ईस्वी के आसपास ये अपभ्रंश से निकली। 16वीं सदी में ये धीरे धीरे गुजराती से अलग होने लगी, और फिर 17वीं सदी आते आते उसके अंत तक ये पूरी तरह से एक स्वतंत्र, अपनी पहचान वाली भाषा बन गई थी। अच्छा, तो 17वीं सदी के बाद क्या हुआ? कैसे राजस्थानी एक स्वतंत्र भाषा बनी? बस यही है हमारी कहानी का अगला पड़ाव। आइए इसके विकास और अपनी अलग पहचान बनाने के इस सफर को और करीब से देखते हैं। देखिए, ये जानना जरूरी है कि कई सदियों तक राजस्थानी और गुजराती का एक मिला जुला रूप ही चलता था। दोनों बहनें जैसी थीं। लेकिन फिर आया 16वीं सदी का दौर, और उसके बाद राजस्थानी ने अपनी एक अलग राह पकड़ ली, और फिर एक स्वतंत्र भाषा के तौर पर इसका विकास बहुत तेजी से होने लगा। चलिए अब कहानी में थोड़ा आगे बढ़ते हैं और आते हैं आधुनिक युग में। ये वो समय था जब बड़े बड़े विद्वानों ने इस भाषा का वैज्ञानिक तरीके से अध्ययन करना शुरू किया, और इसी के बाद हुआ इसका आधुनिक वर्गीकरण। और जब भी आधुनिक वर्गीकरण की बात होती है तो एक नाम सबसे पहले आता है, सर जॉर्ज एब्राहम ग्रियर्सन। ये बहुत ही बड़ा नाम है इस कहानी में। क्यों? क्योंकि उन्होंने ही अपने विश्व प्रसिद्ध लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में पहली बार इस भाषा के लिए राजस्थानी शब्द का इस्तेमाल किया। और सिर्फ इतना ही नहीं, इसका पहला विस्तृत सर्वेक्षण भी पेश किया। ग्रियर्सन ने किया क्या? उन्होंने राजस्थानी की जितनी भी बोलियां थीं उन्हें 4 बड़े बड़े ग्रुप्स में बांट दिया। जैसे पश्चिमी राजस्थान की बात करें तो वहां मारवाड़ी, मेवाड़ी जैसी बोलियां हैं। मध्य पूर्वी राजस्थान में ढूंढाड़ी और हाड़ौती चलती हैं। थोड़ा उत्तर पूर्व की तरफ जाएं तो मेवाती और अहिरवाटी, और दक्षिण पूर्व में मालवी और नेमाड़ी। मतलब इस वर्गीकरण ने पहली बार इस भाषा की जो जबरदस्त विविधता है उसे समझने का एक वैज्ञानिक ढांचा दिया। हाँ, लेकिन ऐसा नहीं है कि सारा काम सिर्फ ग्रियर्सन ने ही किया। वो अकेले नहीं थे। उनके अलावा एलपी तैसीतोरी, प्रोफेसर नरोत्तम स्वामी और मोतीलाल मेनारिया जैसे कई और बड़े भारतीय और विदेशी विद्वान भी थे। इन सब ने भी इस क्षेत्र में बहुत ही महत्वपूर्ण काम किया और हमारी समझ को और आगे बढ़ाया। कहते हैं कि किसी भी भाषा की असली आत्मा तो उसके साहित्य में बसती है ना? तो चलिए अब जरा राजस्थानी के साहित्यिक पक्ष को भी खंगालते हैं, और ये भी देखते हैं कि पहचान की ये जो यात्रा है ये आज कहाँ खड़ी है और इसका भविष्य कैसा हो सकता है। जब भी राजस्थानी साहित्य की बात होती है, 2 नाम जरूर आते हैं, डिंगल और पिंगल। ये 2 बहुत ही मशहूर शैलियां हैं। डिंगल जो है वो वीरता और युद्ध की कहानियों के लिए जानी जाती है। इसका विकास ज्यादातर पश्चिमी राजस्थान में हुआ। दूसरी तरफ है पिंगल, जो ज्यादा मधुर और भक्ति से भरी हुई है, और ये पूर्वी राजस्थान में फली फूली। और हाँ, ये जो डिंगल शब्द है ना, इसका इस्तेमाल मशहूर कवि आसिया बाकीदास ने अपनी रचना कुकवीबी सितीसी में किया था, जो इसकी ऐतिहासिक पहचान को और भी पक्का कर देता है। तो घूम फिरकर हम आज पर आते हैं।
आज की तस्वीर क्या है? देखिए, 6 करोड़ से ज्यादा बोलने वाले लोग, करीब करीब 72 अलग अलग बोलियां, और तो और केंद्रीय साहित्य अकादमी ने भी इसे एक स्वतंत्र भाषा के तौर पर मान्यता दी हुई है। सब कुछ है, लेकिन एक चीज, एक बहुत बड़ी चीज है जो अभी भी बाकी है, और वो है संवैधानिक मान्यता। और बस इसी सवाल के साथ हम आज की इस चर्चा को यहीं रोकते हैं। सोचिए जरा, एक ऐसी भाषा जिसका इतना शानदार इतिहास हो, इतना विशाल साहित्य हो, और जिसे करोड़ों लोग अपनी माँ बोली, अपनी पहचान मानते हों, उस भाषा का भविष्य आखिर क्या होगा? ये वाकई एक सोचने वाली बात है।